शुरू करेंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर का अगला मुख्य भाग। हम पोस्ट मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं और पोस्ट मेंडलिज्म में मेंडल के तुरंत बाद जो चीज़ें खोजी गई वो हमने ली, जैसे कि जीन इंटरेक्शन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। लेकिन पोस्ट मेंडलियन टाइम में एक जो बहुत बड़ी बात और जो एक बहुत बड़ी खोज हुई वो थी गुणसूत्रों के आगमन से। मेंडल के बाद के कामों में धीरे धीरे आगे जाकर के जेनेटिक्स में गुणसूत्रों का रोल आना शुरू हुआ। एक्चुअली कई क्वेश्चन जो मेंडल से भी पूछे गए थे कि आपके ये कारक जो है कहाँ होते हैं, किस चीज़ के बने हैं, इन सब के बारे में मेंडल कोई जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, और उन्होंने गणितीय आधार पर क्रॉस करके बता दिया। तो आखिर ये कारक कोशिकाओं में कहाँ हैं, किस तरह से वंशानुगति होती है, ये सब चीज़ें समझने में आगे चल करके हमें गुणसूत्रों का रोल समझ में आता है। ठीक है, मेंडेलियन वर्ग की खोज के कुछ वर्षों बाद ही, बल्कि यूँ समझिए 1901 के आसपास की बात है, तो वैज्ञानिक सटन एंड बॉवरी दोनों कोशिका विज्ञानी थे और इन्होंने पहली बार प्रयास किया कि हम मेंडेलियन कारकों का कोशिका में कहाँ है उसकी लोकेशन तो पता करें। और उन्होंने कोई प्रायोगिक कार्य नहीं किया, केवल एक तुलनात्मक कार्य किया गया और अपने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मेंडेलियन कारक जो हैं वो गुणसूत्रों पर होने चाहिए। और उन्होंने गुणसूत्रीय वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। और मेंडल के बाद जेनेटिक्स में एक बड़ा परिवर्तन था और कोशिकाओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ। यहाँ से साइटोजेनेटिक्स की शुरुआत हुई और गुणसूत्रों के आधार पर अब जेनेटिक्स समझाने लगे। और मेंडल के द्वारा पूछे गए या मेंडल को जो प्रश्न पूछा गया था कि कारक कहाँ होते हैं, उसका जवाब मिला हमें कि कारक गुणसूत्रों पर हैं, जीन गुणसूत्रों पर होते हैं। तो किस तरह से गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया गया और कैसे फिर इसको साबित किया गया, और यहीं से अब हम गुणसूत्रों के साथ वंशानुगति को लेंगे। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत एक बड़ा परिवर्तन है जेनेटिक्स में। एनसीईआरटी ने इस पर 3-4 पेज लिखे हैं और वो हमें वहां से भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सटन एंड बॉवरी द्वारा दिया गया ये सिद्धांत, देखिए उन्होंने वो आखिर गुणसूत्रों तक पहुंचे कैसे। अगर हम उन्हीं के दृष्टि से बात करें तो सटन एंड बॉवरी केवल ये पता लगाना चाह रहे थे कि आखिर ये कारक होते कहाँ हैं। तो उन्होंने गौर किया कि आखिर कोशिका के आधार पर देखिए तो नई पीढ़ी कैसे बनती है। तो उन्होंने देखा कि हर नई पीढ़ी की शुरुआत जायगोट से होती है। जायगोट बनता है और वो पूरा जीव बना देता है। अब जायगोट कैसे बना? पहली बात तो जायगोट से अगर पूरा जीव बन रहा मतलब जायगोट के पास सारी आनुवंशिक सूचनाएं हैं, सारे कारक, सारे जीन हैं, तभी तो वो पूरा जीव बना पा रहा है। तो जायगोट के पास ये सूचनाएं कहाँ से आई? तो उन्होंने गौर किया कि जायगोट बना है 2 युग्मकों के संलयन से, नर युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, तो नर और मादा युग्मक संलयन करके अगर जायगोट बना रहे हैं और जायगोट में सारी आनुवंशिक सूचनाएं और कारक हैं, इसका मतलब ये कारक उनमें युग्मकों से आए, तो इसका मतलब युग्मक के अंदर भी कारक है। नर युग्मक, इसका मतलब नर पेरेंट्स से ये कारक लेके आया, मादा युग्मक मादा पेरेंट्स से लेके आया। तो उन्होंने कहा कि ये जो युग्मक है ये पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी के बीच में वाहकों का कारकों का लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, ये वाहक की तरह काम कर रहे हैं। गेमिट्स आर द कैरियर। ठीक है, तो गेमिट्स के अंदर भी है। तो पहली चीज तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाली कि युग्मक जो है वो आनुवंशिक सूचनाओं का और कारकों का वहन करते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको स्थानांतरित भी करते हैं। अब उन्होंने गौर किया कि युग्मक भी तो आखिर कोशिका ही है, तो उसमें कहाँ? तो उन्होंने देखा कि जब 2 युग्मक संलयन होते हैं, तो अभी हमने बताया भी था आपको पहले भी कि नर युग्मक तो केवल केंद्रक देता है और कोशिका पूरी मादा युग्मक की काम आती है। तो नर युग्मक अगर सिर्फ केंद्रक दे रहा है और केंद्रक देने से भी नर के सारे कारक जायगोट में आ गए, इसका मतलब कोशिका में भी ये कारक वास्तव में केंद्रक में है कि केंद्रक देने से काम चल रहा है। तो उनको लगा कि हाँ, वास्तव केंद्रक में ही जो है सारे कारक है और वही वंशानुगति के लिए जिम्मेदार है। अब केंद्रक में कहाँ है? तो केंद्रक को थोड़ा और देखा गया तो केंद्रक के 4 हिस्से होते हैं, हम कोशिका में पढ़ते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन तंतु। तो उन्होंने देखा कि अगर कारक केंद्रक में तो इन्हीं 4 में से किसी पर होंगे। फिर उन्होंने एक और चीज देखी कि जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय केंद्रक झिल्ली टुकड़े होकर के नष्ट हो जाती है, केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, केंद्रिकाएं भी बिखर जाती हैं। तो मतलब ये 3 भाग तो केंद्रक के अस्थायी है और केवल एक ही स्थायी भाग है और वो है क्रोमेटिन तंतु। वो कहीं नहीं जाता, बल्कि वो तो और संघनित होकर के अच्छे खासे गुणसूत्रों के रूप में नजर आने लगता है। तो इसका मतलब अगर केंद्रक के अंदर कारक हैं
तो किसी स्थायी भाग पर ही तो होंगे, क्योंकि वो तो हमेशा रहते हैं। ऐसे में केवल क्रोमोसोम या क्रोमेटिन ही एकमात्र कैंडिडेट हमको नजर आया जहां पर इन कारकों के होने की उम्मीद की जा सकती थी। ठीक है, इस तरह से तो वो गुणसूत्रों पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि जीवों में कारक तो हजारों में होंगे, जीन तो खूब सारे हैं, लेकिन गुणसूत्र तो इतने नहीं है, गुणसूत्र तो सीमित संख्या में। तब उन्होंने यहाँ एक अनुमान लगाया कि अगर जीन तो बहुत सारे, गुणसूत्र कम है, इसका मतलब वो एक एक गुणसूत्र पर, वो रेखीय क्रम में धागे के जैसा है, धागे के जैसा होने की वजह से एक एक गुणसूत्र पर कई सारे जीन रेखीय क्रम में लगे हुए हैं। ये उन्होंने अंदाजे से कहा कि ऐसा ही होना चाहिए, ये बाद में साबित भी हुआ। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने गुणसूत्रों पर जीन की उपस्थिति बताई पहली बार सटन एंड बोवरी ने। बाद में इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया मॉर्गन ने कि हाँ, वास्तव में जीन गुणसूत्रों पर ही होते हैं। अच्छा, सटन एंड बोवरी ने अपनी बात को और साबित करने के लिए मेंडेलियन कारक और गुणसूत्रों के मध्य एक समानांतर तुलनात्मक अध्ययन किया, और एक एक चीज जो मेंडल ने अपने कारकों के बारे में बताई थी वो सारी उन्होंने गुणसूत्रों पर भी लागू करके बता दी। और इस बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्चुअली पूरी चीजें साबित करी कि वास्तव में जीन गुणसूत्रों पर होने चाहिए। जैसे मेंडल ने कहा था जीन जोड़े में होते हैं, तो उन्होंने कहा गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। मेंडल कहा था जीन पृथक्करण दर्शाते हैं, एलीलिक जीन अलग हो जाते हैं, तो उनका गुणसूत्र का जोड़ा भी अलग हो जाता है। वो डिसजंक्शन दर्शाता है, डिसजंक्शन इज एग्रीगेशन। फिर उन्होंने कहा मेंडल ने कि एक जोड़े का जीन दूसरे जोड़े जीन से स्वतंत्र है, अपव्यूहन दर्शाते हैं। तो यहाँ भी कहा गया गुणसूत्र का भी एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है, वो भी अपव्यूहन दर्शाते हैं। मेंडल द्वारा जो मुख्य मुख्य बातें कही गई थी कारकों को लेकर, वो सारी गुणसूत्रों पर भी लागू कर दी उन्होंने, और बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। और तो और उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को गुणसूत्र के माध्यम से करके दिखा दिया कि उन्होंने कहा कि आप तो इस जीन को गुणसूत्र पर मान लो। फिर आप देखिए, हम जो गेमिट बनाते थे, तो हम लोग गेमिट बनाने में गणित का तरीका यूज करते थे, फोर्क लाइन मेथड। अब यहाँ गुणसूत्र के आधार पर भी और मियोसिस के आधार पर भी आप युग्मक बना करके देख सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें थ्योरेटिकली की गई और अपनी बात को साबित करने की कोशिश की गई। बाद में इन चीजों को प्रयोग द्वारा भी सिद्ध किया गया। जब मॉर्गन संलग्नता की खोज करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप सत्य साबित हो जाती हैं, और इसीलिए गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन उन्होंने किया। तो पहले तो जो मैंने आपको बातें बताई उसी का एक निष्कर्ष देख लें कि सटन एंड बोवरी ने अपने गुणसूत्रीय सिद्धांत में क्या कहा। तो उनका कहना था कि युग्मक आनुवांशिक सूचना और कारकों के वाहक होते हैं और वह उन्हें पैतृकों से संततियों में स्थानांतरित करते हैं। पहली बात तो ये निकाली कि गैमेट जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ले जा रहे हैं संततियों से, पेरेंट्स से संततियों में एक वाहकों कारकों को। ठीक है, युग्मकों में ये सूचना, ये कारक उसके केंद्रक में पाई जाती है। ये कारक कहाँ पाए जाएंगे? उसके केंद्रक में पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने कभी गैमेट में भी ये चीज उसके न्यूक्लियस में होगी। फिर केंद्रक में ये कारक गुणसूत्रों पर या क्रोमेटिन तंतुओं पर होंगे, क्योंकि और कोई केंद्रक में ऐसा भाग भी नहीं है जहां इनके होने का हम सोच सकते हैं, बाकी सब अस्थायी भाग है। ठीक है, और प्रत्येक गुणसूत्र पर कई लक्षणों के कारक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये जो चीज उन्होंने कही, ये हालांकि उन्होंने तो अंदाज से ही कही, इसका प्रूफ जो है मॉर्गन देंगे बाद में जब संलग्नता की खोज होती। ठीक है, तो उन्होंने मुख्य मुख्य जो बातें कही, किस तरह से भाई युग्मक जो है ले जा रहे हैं कारकों को, युग्मक के अंदर भी ये केंद्रक में होना चाहिए और केंद्रक में भी ये क्रोमोसोम पर होना चाहिए, और क्रोमोसोम भी एक एक गुणसूत्र पर कई लक्षणों के जीन होने चाहिए, तभी वो इतने सारे जीन हम रख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने देखिए उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया। जैसा मैंने कहा था कि उन्होंने मेंडेलियन कारकों और गुणसूत्रों का एक समानांतर अध्ययन किया और अपनी बात को और साबित करने की कोशिश करी। जैसे कि कारक जोड़े में होते हैं तो गुणसूत्र भी जोड़े में ही पाए जाते हैं, दोनों ही पेयर में। ठीक बात है। इसी तरह से ये पृथक्करण दर्शाते हैं कि वो जो जोड़ा होता है युग्मक निर्माण के समय, ये जोड़ा पृथक होकर के गैमेट में एक ही जाता है, यही था पृथक्करण। ठीक इसी तरह से गुणसूत्र का जोड़ा भी वियोजन दर्शाता है, डिसजंक्शन दर्शाता है। तो जैसे जीन का जोड़ा पृथक हो जाता है, गुणसूत्र का भी ये जोड़ा जिसको हम समझात जोड़ा कहते हैं, ये भी अलग हो जाता है और गैमेट में एक ही जाता है। बिल्कुल वही बात है। ठीक है, फिर यहाँ कहा गया ये स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं, अर्थात एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े से स्वतंत्र होता है। तो ठीक यही की यही बात गुणसूत्र भी दर्शाते हैं, और गुणसूत्र का भी एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। जितनी बातें मेंडल ने कही, मुख्य मुख्य जोड़ी कारकों का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, ये सब गुणसूत्र भी दर्शा रहे। तो इस तरह से इस बात पर काफी बल मिला कि वास्तव में जीन या कारक जो है गुणसूत्र पर ही होने चाहिए। अब इन्होंने देखो क्रॉस करके भी बताया, हमें एनसीईआरटी में भी इसके डायग्राम दे रखे हैं। अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेता हूँ
तो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा करके बताया कि आपको कैसे करना है गुणसूत्र से। ये पूरा जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। हमने जो लंबे और बोने का क्रॉस किया था उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इन्होंने गुणसूत्र के साथ करके दिखाया कि लंबे और बोने का क्रॉस किया। अब हम कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि इसको आप गुणसूत्र पर रख लो। तो देखो जीन भी जोड़े में, गुणसूत्र भी जोड़े में, पहली चीज तो यही दिख रही। ठीक है, अब देखिए जब गैमेट बनेंगे तो जोड़े में से एक आया, तो एक गुणसूत्र आया, एक ही अलील आया कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी आया, फिर सल लाइन से क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी जाइगोट, ये F1PD बनी। हम F1 ऐसे लिखते थे, अब हम गुणसूत्रों के साथ ऐसे लिख रहे। ठीक है, अब जब हम F1 से F2 बनाते थे, स्वपरागण करते थे, तो वहां पर पहले हम नर युग्मक बनाते थे, मादा युग्मक बनाते थे और उनका संलयन करके F2PD, यही तो आता था। तो अब यहाँ पर जैसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी के जब गैमेट बनाते थे तो कैसे बनाते थे, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये तो हमने फोर्क लाइन मेथड से मैथमेटिकल तरीके से बना दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम गुणसूत्र को साथ ले रहे हैं तो अब हम कोशिका के साथ चलेंगे और हम कोशिका विभाजन से बताएंगे कि गैमेट कैसे बनते हैं। वहां हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी दो प्रकार के गैमेट कैसे बनते। देखिए नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे, पहले तो हम डायरेक्ट ही बना देते थे गैमेट, अब हम गुणसूत्र से मियोसिस को लेंगे। थोड़ा सा अब यहाँ मियोसिस का आइडिया होना चाहिए। मियोसिस आपके काम आएगा जब हम लिंकेज पढ़ेंगे तब भी। अब आपको पता होना चाहिए मियोसिस के दो विभाजन है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 काफी बड़ा होता है और प्रोफेज 1 में 4-5 स्टेज पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये थोड़ा मियोसिस का आइडिया होना चाहिए। मियोसिस 1 जो होता है उस समय गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है और मियोसिस 2 तो पूरा माइटोसिस के समान ही होता है। अब ये बातें मैं मियोसिस यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, ये हमें 11th में सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन में पढ़ाया जाता है, हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे देखिए एक जोड़ा दिया तो मियोसिस में क्या होता है, देखिए इस तरह से आपने देखा हो अगर, तो मियोसिस में लेप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है। तो शुरू में समजात जोड़े एक दूसरे के आमने सामने आकर के समजात जोड़े युग्मन कर जाते हैं, इस तरह से ये बाइवेलेंट बनता है। ठीक है, अब ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये सेल डिवीजन से संबंधित है, मैं ये उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सेल डिवीजन आता है अपने को 11th का। ठीक है, तो ये समजात जोड़ा जो होता है, समजात जो गुणसूत्र जोड़े में आते हैं, सिनेप्सिस करते हैं, ये जाइगोटीन में दिखता है और ये बाइवेलेंट बनता है। हालांकि एक एक गुणसूत्र कोशिका चक्र में एस अवस्था में डबल हो चुका, मतलब एक गुणसूत्र में एक डीएनए होता है, ध्यान रखना, एक गुणसूत्र में एक डीएनए, मैंने पहले भी बताया है। तो एस अवस्था में वो 2 डीएनए हो जाते हैं, एक एक गुणसूत्र में रिप्लिकेट हो जाता है, लेकिन वो दोनों पास पास ही रहते हैं, इसलिए हमें दिखता वो एक ही क्रोमेटिड है। गुणसूत्र का ये एक मोटा धागा क्या कहलाता है, क्रोमेटिड। और इधर भी, हालांकि इसके अंदर अभी 2 डीएनए हो गए, क्योंकि ये जो विभाजन शुरू हो रहा है उससे पहले एस अवस्था हुई। अब क्या होता है, जाइगोटीन के बाद जब पेकाइटीन आता है तो गुणसूत्र थोड़े और संघनित होते हैं, तो ये जो एक दिख रहा है ये 2 में स्प्लिट हो जाते हैं। इस तरह से एक एक गुणसूत्र 2 में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए तो इसके अंदर 2 है ही, वो एस अवस्था के बाद हो गए, तो अब ये दिखने भी लग जाएंगे पेकाइटीन। तो जो ये 2 गुणसूत्र के 2 थ्रेड दिख रहे हैं, 4 दिखेंगे, 2 इसके 2 इसके, इनको हम क्रोमेटिड कहते हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, बाइवेलेंट से क्या बनता है, टेट्रावेलेंट। ये डायड है, ये बाइवेलेंट है, ये टेट्रावेलेंट है, इसको टेट्राड भी कहते हैं। ये मियोसिस के दौरान होता है। यहाँ पर ये मियोसिस 1 हो रहा है, पहले मियोसिस 1 में गुणसूत्र संख्या आधी रह जाती है। मान लो ये 2 है, तो ये मियोसिस 1 जब पूरा हुआ तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई, पुत्री कोशिकाएं। तो देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, कैपिटल टी इसमें, स्मॉल टी इसमें। तो गुणसूत्र का जोड़ा भी अलग हुआ, इसको कहते हैं डिसजंक्शन। और अलीलिक जीन कैपिटल टी स्मॉल टी कारक भी अलग हुए, इसको कहते हैं पृथक्करण। तो यहाँ डिसजंक्शन और पृथक्करण दोनों दिख रहा है। उसके बाद तो मियोसिस सेकंड होता है जो माइटोसिस की तरह, ये अलग अलग हो गए, तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये मैंने मियोसिस करके दिखाया। और हम कहते हैं कि नर युग्मक 2 प्रकार के बनते हैं। क्या 2 प्रकार के बन रहे ना, कैपिटल भले संख्या 2 है लेकिन प्रकार तो एक ही है, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। ठीक इसी तरह से इधर मादा युग्मक भी बिल्कुल वैसे ही बना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, मादा युग्मक भी कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 प्रकार के ये गैमेट, 2 प्रकार के ये गैमेट। फिर इनका हम संलयन करते थे, F2PD में 3:1 का रेशियो आता है। मैंने इसके आगे का क्रॉस नहीं बनाया, वो फिर सेम वैसे ही चलेगा। मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, सटन एंड बॉबरी ने उसको गुणसूत्रों से करके दिखाया। मेंडल के क्रॉस में तो हम गैमेट बनाते हैं तो गणितीय तरीका यूज करते हैं, फोर्क लाइन विधि से। इन्होंने इसको गुणसूत्रों पर रखकर मियोसिस के आधार पर समझाया। और ये डायग्राम आप अच्छे से देख भी लें, मियोसिस की ही कुछ स्टेप्स बनाई हैं। मियोसिस 1 है, समजात जोड़ा पहले बाइवेलेंट फिर टेट्रावेलेंट होता है,
और मियोसिस 1 पूर्ण होने पर समजात जोड़ा अलग हो जाता है। पूरा नहीं बताया अपन ने, बाकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब होगी मियोसिस 1 में, और तब ये 2 कोशिकाएं बन गई और 2 गुणसूत्र है, अब एक एक रह गए इसमें। फिर इन कोशिकाओं में मियोसिस 2 यानी कि माइटोसिस होता है, तो ये फिर अलग हो जाते हैं। तो ये जो एक जोड़ा जो डबल हो रहा है, एक गुणसूत्र जो डबल हो रहा है, ये भी अलग अलग हो जाता है, एक एक क्रोमेटिड वाला ऐसे। फाइनली ये हैप्लोइड गैमेट बनते हैं, और रियल में क्रोमोसोम यही होता है। ये तो डबल तो थोड़ी देर के लिए हो जाता है, इस अवस्था के बाद डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर आप देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये जो पहले 2 निष्कर्ष थे, ये दोनों चीज जोड़े में होना और पृथक्करण, ये तो इसी में दिख रही है। जोड़े में ही पृथक्करण भी दिख रहा है, डिसजंक्शन भी दिख रहा है। तो जीन भी वही चीज कर रहे हैं, गुणसूत्र भी वही काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो तीसरा हमने लिखा था स्वतंत्र अपव्यूहन, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र, ठीक है। ये चीज आपको स्वतंत्र अपव्यूहन तो मैंने आपको बताया था डायहाइब्रिड क्रॉस में दिखेगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो पहले 2 दिखे, अगर मैं इसको और आगे ले चलूं डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस को भी क्रोमोसोम से करके दिखाया। सटन एंड बाउरी ने मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस को भी करके दिखाया। अब याद कीजिए डायहाइब्रिड क्रॉस हमने यही लिया था, RRYY, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, उसी को ले रहा हूँ। बस खाली गुणसूत्र के साथ चला रहा हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी की भी डायग्राम समझना है। अब मैंने क्या किया, R को एक गुणसूत्र रख लिया, Y को एक पे रख लिया, दिख रहा है। इधर स्मॉल r और स्मॉल y, ये अलग पेरेंट हो गया, अलग होगी। अब गैमेट बनेंगे, तो गैमेट में क्या होता है, हर जोड़े में से एक गुणसूत्र गैमेट में जाएगा। तो इन दोनों में से एक आया R और इन दोनों में से आ गया Y, तो ये गैमेट बन गया कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। और इधर ये स्मॉल r स्मॉल y बना, ठीक है। तो ये जो गैमेट बने, अब इसके बाद F1 पीढ़ी आ गई, तो ये सलाइन से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये विषम युग में F1 आ गया। फिर इस F1 से जब हम F2 पीढ़ी पर जाते हैं, स्वपरागण करते हैं, मेयोसिस करेंगे, गैमेट बनाएंगे, नर युग्मक मादा युग्मक। अब यहाँ कितने प्रकार की गैमेट बनते हैं, अगर मैं इसका वैसे ही देखूं तो हम फोर्क लाइन विधि से जब गैमेट बनाएंगे तो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। यही बनाते हैं हम, फोर्क लाइन विधि से 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, नर युग्मक भी 4, मादा युग्मक भी 4, और 16 का चक्कर बनता है। रेशो आएगा 9 3 3 1, वही डायहाइब्रिड क्रॉस है। हम यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि हम गुणसूत्र के साथ चल रहे हैं, तो सबसे मेन चीज गैमेट बनाना देखिए, आखिर ये 4 गैमेट कैसे बनते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी पूरा क्रॉस हो जाए। अब देखो, इसमें अगर अपन मियोसिस करते हैं, गैमेट तो मियोसिस से मिलेंगे, इसमें मियोसिस करते हैं, तो मैंने जो मोनोहाइब्रिड में क्या बताया था, मोनोहाइब्रिड में अपन ने देखा ये एक जोड़ा लिया था, फिर ये डबल हुआ, बाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट, फिर अलग हुआ। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने जोड़े हैं, अब 2 हो गए। तो इससे आगे की स्थिति कैसे होगी, देखिए मियोसिस करते हैं तो कुछ इस तरह की स्थिति आएगी। वही वाला F1 मैंने लिया, वापस दोबारा लिख दिया, यही था F1 कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। अब इसमें मियोसिस कर रहे हैं, गैमेट बना रहे हैं। गणित के आधार पर तो वो फोर्क लाइन से 4 बना दिए, लेकिन कैसे बनेगी देखिए। अब ये जोड़ा भी डबल हो गया, बाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट, ये बाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट। R और स्मॉल r था तो कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r, इधर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y, इस तरह से ये जोड़े हो गए। अब 2 जोड़े लेके चल रहे हैं, अब मोनोहाइब्रिड में 1 जोड़ा था। अब देखिए ये तो है प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टेलोफेज होती है, फिर मियोसिस 1 पूरा होकर के 2 कोशिकाएं बन जाती, गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखिए प्रोफेज के बाद मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में समजात जोड़ा, गुणसूत्र का समजात जोड़ा कोशिका के मध्य में जाकर इक्वेटर प्लेट पर जाकर प्लेट के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। फिर दोनों तरफ से स्पिंडल तंतु उनसे जुड़ते हैं और फिर एनाफेज में ये उनको खींच के ले जाते हैं। तो समजात जोड़ा जाकर के कहाँ जमा गया, बीच में एक प्लेट बनाता है, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। फिर प्लेट के एक तरफ के गुणसूत्र एक तरफ चले जाते हैं, दूसरी के दूसरी तरफ, तो वो आधे आधे चले जाते हैं। ये मियोसिस होता है, इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब जब ये समजात जोड़े ये प्लेट पर जाके जमा होंगे दोनों जोड़े, तो कैसे होंगे देखिए। ये वाला पहला जोड़ा ये यहाँ आ गया, ये कैपिटल R स्मॉल r, इस जोड़े को ये मेटाफेज है, ठीक है। यहाँ तक प्रोफेज था, ये मेटाफेज। अब देखो दोनों तरफ से स्पिंडल तंतु जुड़ गए, दूसरा वाला जोड़ा भी यहाँ आ गया, ये कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल। अब ये स्पिंडल तंतु जुड़ गए, ये दोनों इसको इधर खींच के ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, ये एक कोशिका से 2 बन जाएंगी, तो ये 2 कोशिकाएं हो गई। जब एनाफेज टेलोफेज पूरा होगा तो ये दोनों एक तरफ गए, एक कोशिका में कैपिटल R और ये कैपिटल Y, और इधर ये स्मॉल r स्मॉल y गुणसूत्र ये बढ़ गए, यूं ये आ गए, ठीक है। ये मियोसिस 1 पूरा हो गया यहाँ पर आकर के। अब मियोसिस 2 करेंगे तो
तो मियोसिस 2 तो माइटोसिस के समान होगा, दोनों में ही होगा मियोसिस 2। तो इससे वापस दो कोशिका, इससे भी दो बनेंगी, तो ये गुणसूत्र फिर अलग हो जाएंगे। तो इधर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई गया, इधर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बने। ठीक है, हम तो कहते हैं कि ये जो है ये 4 प्रकार के गैमेट बनाता है, जो मैंने अभी बनाए थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बनाता। लेकिन हमने तो जब इसमें मियोसिस किया तो कितने, यूं गिनने में 4 मत देखना, प्रकार कितने, तो 2 ही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, मतलब ये वाला बना और ये वाला बन रहा। हम तो कह रहे हैं 4 टाइप की गैमेट बन तो 2 ही रहे, 2 ही प्रकार। अगर एक कोशिका में मियोसिस करवाओगे, समझा जोड़े ये 2 हैं, इस तरह से ये जमा होकर के अलग अलग होंगे, तो 2 ही प्रकार की गैमेट बने। तो फिर 4 कैसे बने? अब ये चीज समझने वाली, ठीक है। अभी तक तो एक जोड़ा लिया था मोनोहाइब्रिड, लेकिन यहाँ 2 जोड़े हैं, और जब 2 जोड़े हैं तो 2 जोड़े जब सेल डिवीजन करेंगे तो एक स्थिति तो मैंने ये बताई, लेकिन जिस तरह से ये मेटाफेज पर व्यवस्थित हुए, क्या यही एक व्यवस्था संभव थी क्या? अब एक जीव के अंदर या पौधे के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं में मियोसिस होकर के गैमेट बन रहे, किसी कोशिका में मियोसिस हुआ और मेटाफेज ऐसा बना। बट ये भी तो हो सकता था किसी कोशिका के अंदर ये ऐसे व्यवस्थित होते, जैसे देखो ये वाला तो कैपिटल आर स्मॉल आर, जैसे ये है वैसे ये है। अब ये गुणसूत्र जब इससे आके लगा, इसके पास आके खड़ा हुआ, तो क्या ये इसको देख के खड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं। ये अपनी जैसे अपने हिसाब से आके लगा, ये अपने हिसाब से स्वतंत्र जोड़े हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। तो जब ये दूसरा वाला इस पे आके लगा, तो यहां मैंने बताया कि ऐसे लगा कि कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे जाके जमा। बट ये भी तो हो सकता था कि ऐसे ने जम करके यूं जम जाता उल्टा, ये उल्टा जम गया स्मॉल वाई कैपिटल वाई। अब आप देखिए, अगर 2 जोड़े हैं, मेटाफेज पर आप उसको प्लेट के रूप में व्यवस्थित करेंगे, तो ये 2 व्यवस्था रहेगी और में लिखेंगे, ठीक है। या तो इस तरह से या इस तरह से, या तो ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई ये यूं जमेंगे, या कैपिटल आर स्मॉल वाई, 2 ही व्यवस्था पॉसिबल है। अगर 2 जोड़े हैं, ज्यादा जोड़े हैं तो और ज्यादा हो जाएगी। अभी तो इसकी 2 ही व्यवस्था पॉसिबल है। अब अगर ये व्यवस्था हुई, फिर ये दोनों अलग होंगे, तो अब देखो इस बार कोशिका में कौन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसके अंदर भी जब मियोसिस सेकंड होगा, ये तो मियोसिस 1 पूरा हुआ यहाँ, फिर मियोसिस 2 जब करेंगे जो कि माइटोसिस है, तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 2 गैमेट, और स्मॉल आर कैपिटल वाई ये, मतलब ये जो हम 4 गैमेट लिखते थे, अब ये वाले दोनों तो इधर बने और ये 2 इधर बने। अब बात समझ में आई कुछ? हमने यहाँ लिख दिया 4 गैमेट बने, हम यहाँ पर F1 पीढ़ी के जीव की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने जब गुणसूत्र के आधार पर समझना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि एक कोशिका में मियोसिस करा करके तो 4 प्रकार के गैमेट नहीं बने। एक कोशिका में मियोसिस कराओगे तो या तो ये व्यवस्था होगी तो ये 2 प्रकार, ये व्यवस्था होगी तो ये 2 प्रकार। दोनों चीजें एक ही कोशिका में नहीं आ सकती, अथवा में चलेगी, या तो ये जमावट होगी या ये जमावट होगी। लेकिन क्या एक जीव में एक ही कोशिका में मियोसिस होता है क्या? कतई नहीं। एक जीव में तो कई कोशिकाओं में मियोसिस होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ कोशिकाओं में ये, तो कुछ कोशिकाओं में ये व्यवस्था होगी। तो जिन कोशिकाओं में ये व्यवस्था है उन्होंने ये 2 गैमेट बना दिए, जिनमें ये व्यवस्था उन्होंने ये 2 बना दिए। तो उस पूरे जीव के अंदर, ये सारा एक ही जीव में चल रहा है, तो उस पूरे जीव के अंदर 4 प्रकार की गैमेट बन तो गए। एक ही कोशिका से 4 नहीं बन रहे, लेकिन उस F1 पीढ़ी के जीव में ये 4 गैमेट जो हम गणितीय रूप से निकालते थे फोर्कलाइन विधि से, वो बन रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बन रहे हैं। F1 पीढ़ी की संतति में कुछ कोशिकाओं में ये व्यवस्था होने से ये 2 गैमेट, और कुछ में ये होने पर ये 2 गैमेट, उस जीव के अंदर 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो ये बात हम बिल्कुल सही कहते थे। हमने यहाँ तो कहा ही नहीं था कि एक कोशिका से बना रहे, इस जीव में बन रहे तो जीव में बन रहे हैं, 2 ऐसे और 2 ऐसे बने। तो ये चीज जो गुणसूत्रों के आधार पर ही समझ में आती है कि गैमेट कैसे बनते हैं। ये तो हमने गणितीय तरीके से फोर्कलाइन बना दिया, उससे पता नहीं चलता है। ये हमने सही तरीके से बताया कि कोशिका में विभाजन होने से फिर गैमेट कैसे बने, समझे? तो इस तरह से 2-2 करके ये गैमेट बनेंगे 4 प्रकार के, और ये 2 व्यवस्था होंगी, या तो ये वाली व्यवस्था यही है। इस पूरे प्रकरण में आप देखिए, अपने गैमेट बनाना बताया, लेकिन एक चीज और देखिए अपन ने, हमने क्या देखा कि जीन का यह जोड़ा जीन के इस जोड़े से स्वतंत्र है कि नहीं। ये जोड़ा यहाँ की जमा, ये जोड़ा की जमा, दोनों स्वतंत्र थे, अपने अपने हिसाब से लगे, इसीलिए ये व्यवस्था भी हो सकती थी और ये भी। तो जैसे जीन का एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है,
ऐसे कारकों का भी एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है। हमने स्वतंत्र अपव्यूहन में क्या कहा था कि RRYY में R जीन का Y जीन से स्वतंत्र होना ये अपव्यूहन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये R जीन Y जीन से स्वतंत्र है। यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y के साथ आया गेमिट में, इधर कैपिटल R और स्मॉल y आ गए। जितनी आसानी से कैपिटल R कैपिटल Y एक गेमिट में जा रहे हैं, उसी तरह से कैपिटल R स्मॉल y भी जा रहे हैं। तो R जीन Y जीन बिल्कुल स्वतंत्र हैं और ये अपव्यूहन दर्शाते हैं। तो जीन का एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है, गुणसूत्र का भी एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है। तो वो जो तीसरा पॉइंट हम समझा रहे थे कि जैसे जीन अपव्यूहन दर्शाते हैं, गुणसूत्र भी अपव्यूहन दर्शाते हैं, वो चीज डायहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? एनसीईआरटी ने ये चीजें डायग्राम से दर्शाई हैं। हम जरा इस चीज को एनसीईआरटी में भी समझें और जीन और गुणसूत्र की एक तुलना एनसीईआरटी ने भी दी है। पहले हम जरा उस चीज को देखें। तो ये तो हमने सटन एंड बोवरी का काम बताया कि किस तरह से उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस, देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये जो पूरी तुलना थी इस चीज को उन्होंने गुणसूत्र और जीन के आधार पर बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और भले ये प्रायोगिक कार्य नहीं है, थ्योरेटिकली समझाया, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में आते हैं। मैं आपको जरा एनसीईआरटी खोल के दिखाता हूँ किस तरह से एनसीईआरटी में चीजें लिख रखी। पेज नंबर 89 पर आपको ये वंशानुगति का क्रोमोसोम सिद्धांत का टॉपिक मिलेगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी अपने साथ खोल भी सकते हैं। अब इसमें देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको। अब ये क्रोमोसोम सिद्धांत का जो पहला पैराग्राफ है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मेंडेलियन वंशानुगति में मेंडल के कार्यों के छिपे रहने के कारण, कि मेंडल का कार्य इतने सालों तक क्यों छिपा रहा, उसके 4 कारण दिए और ये हमने पढ़ के बताया था। तो ये तो खैर मेंडल वाली चीज आ गई कि छिपे क्यों रहे। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है कि 3 वैज्ञानिकों ने उसके काम की पुनः खोज की, और उसके बाद फिर ये वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवरी, सटन एंड बोवरी ने गुणसूत्र को ला करके मेंडल की चीजों को गुणसूत्र पे समझाया और गुणसूत्री सिद्धांत दिया। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ेंगे। और कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन में गुणसूत्र कैसे युग्मित होते हैं, कैसे अलग होते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनता है, ये सब बेसिक बातें आनी चाहिए। सटन एंड बोवरी ने अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति, ठीक है, और इन सब चीजों के आधार पर कारकों और गुणसूत्रों के बीच में ये एक तुलना करी है। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं 89। फिर 90 पेज पर जब हम आते हैं, देखो ये पेज नंबर 90 में आपको, ये पेज नंबर 90 है, और उस पेज की शुरुआत में ही आपको एक डायग्राम मिलेगा। ये मियोसिस का डायग्राम, मैंने जो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी करके दिखाया था। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने टी लिया था, वही चीज यहाँ है। और ये इस डायग्राम से डिसजंक्शन भी समझा सकते हैं, सेग्रीगेशन भी समझा सकते हैं। मोनोहाइब्रिड देखिए, ये इन्होंने समझा, एक कोशिका में एक समझा जोड़ा ये बनाया और एक ये बनाया। ये बड़ा वाला जो समझा जोड़ा है, ठीक है, इसमें एक हल्का और एक गहरा। आपको ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, बाकी कलर डायग्राम में कलर दे रखे हैं, रेड और ग्रीन, येलो, इस तरह से। तो इस पे कैपिटल टी और इस पे स्मॉल टी, ये 2 गुणसूत्र है। ये 2 छोटे और भी दिखा रखे हैं, क्योंकि अपन मोनोहाइब्रिड ले रहे हैं तो अपन एक जोड़े से काम चला रहे। फिर ये डबल दिखते हैं, टी स्मॉल टी, ये बताया था। ठीक है, उसके बाद ये जोड़े में आए, फिर ये एक में चला गया, ये चला गया, और अंततः ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से ये पूरा चीज आ गई। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम अगर मैं अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से तुलना करूं, तो हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था, ये देखिए, ये जो था, ये एक जोड़ा, फिर ये जोड़ा डबल हो गया, मतलब ये बाइवेलेंट, ये टेट्रावेलेंट, और फिर ये अलग हुआ। यही चीज एनसीईआरटी में आपको इस तरह से दिखा रखी। देखिए एनसीईआरटी के अंदर ये इस तरह से गैमेट बनाना दिखा रखा है। तो ये गुणसूत्र के आधार पर इन्होंने इस पर जीन नहीं लिखे, रंग बना दिए। लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है, ऑरेंज कलर है, इस तरह से पीला, नारंगी, लाल, हरा, इस तरह से। बड़े वाले में आपको पीला और हरा मिल जाएगा, ठीक है, और छोटे वाले में हरा, पीला और ऑरेंज मिल जाएगा। इस तरह से 2 कलर दे रखे हैं। कलर नहीं है तो छोटे बड़े साइज से भी दिखते हैं। तो ये तो खैर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दिखा रखा है, वही डायग्राम है। मैंने इसलिए इस पे टी लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद फिर जब आप इसको और पढ़ेंगे, ये सब वही गुणसूत्रों के साथ में उसकी तुलना दे रखी है। ये तुलनात्मक पूरा एक टेबल दी, इस पर अभी हम बात करते हैं। फिर सेकंड जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, देखिए वो यहाँ बता रखा है। ये रहा डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 अर्धसूत्री व्यवस्थाएं दिखा रखी हैं, अर्धसूत्रण की 2 अवस्थाएं दिखा रखी। इसमें मैंने जीन और लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करा है, ये एक कोशिका बना रखी जिसमें एक गुणसूत्र लंबा है और एक छोटा है। इधर भी वही है, इसमें एक को डार्क और एक को हल्का कर दिया ताकि थोड़ा पहचान में अलग आए। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि
इससे जब मियोसिस हुआ तो इस लंबे गुणसूत्र में से डार्क वाला और छोटे गुणसूत्र में से हल्के वाला एक साथ चला गया, और ये लंबे में हल्के वाला और ये डार्क वाला एक साथ आ गया। तो इधर क्या हुआ, इधर देखो लंबे का डार्क और छोटे का डार्क दोनों एक साथ चले गए, ठीक है, और इधर ये हल्के वाले दोनों एक साथ आ गए। इनका ये इन्होंने कलर से समझाया है, मैंने अब इसी में क्या कर दिया, जीन लिख दिया है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े वाला गुणसूत्र और छोटे वाला गुणसूत्र एक दूसरे से स्वतंत्र है। बड़े वाले का कोई भी गुणसूत्र छोटे वाले के किसी के भी साथ जा सकता है। जैसे बड़े वाले का यहाँ डार्क वाला छोटे वाले के हल्के के साथ चला गया, तो यहाँ बड़े का डार्क वाला छोटे वाले के डार्क के साथ चला गया। तो एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है, ठीक है। और यही चीज मियोसिस बताई, अंततः 4-4 गैमेट बन गए। अब अपन ने क्या किया, इसी में लिख दिया जीन कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब बड़े गुणसूत्र पर जीन आर है, छोटे गुणसूत्र पर जीन वाई है, ठीक है। तो एक स्थिति तो ये है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक तरफ आ गए, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक तरफ गए। फिर इनसे मियोसिस 2 हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के 2 गैमेट और स्मॉल वाई के 2 गैमेट। तो ये मैंने 2 स्थिति बताई थी अथवा में, एक तरफ की ये स्थिति है, ये 2 बने। इधर क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये इधर उल्टा हो गया, ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई इस तरह से हो गए। तो इसमें कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई गया, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, तो ये 2 गैमेट बने। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 गैमेट बने। तो ये जो है ये पूरा स्वतंत्र अपव्यूहन है, क्रोमोसोम का स्वतंत्र अपव्यूहन लिख रखा है, और मैंने इसी पर जीन लिख दिया तो जीन का भी स्वतंत्र अपव्यूहन दिख रहा है। तो पृथक्करण अपव्यूहन दोनों को सटन एंड बाउरी ने गुणसूत्रों से समझाया, ये अपव्यूहन समझा रहे हैं, और इससे पहले ये जो था इसमें पृथक्करण दिख रहा है। तो एनसीईआरटी की ये चीजें समझ में आनी चाहिए, और इसको थोड़ा लाइन टू लाइन पढ़ भी लीजिएगा। इन दोनों के बाद में एक टेबल और दे रखी, देखिए यहाँ पर ये क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना, ठीक है। ये जो तुलना है इसको लेकर के भी काफी प्रश्न आता है। कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, और यहाँ लिख रखा है कि बता सकते हो कि इन 2 स्तंभों में कॉलम जीन स्तंभ ए और स्तंभ बी में कौन सा क्रोमोसोम के लिए और कौन सा जीन के लिए, ठीक है। तो ये चीज देखिए, अब इसके अंदर 3 पॉइंट दिए हैं, और आपको देखा जाए तो मैंने यहाँ पर एक तुलना बताई थी। अगर हम अपने इसकी बात करें तो हमने भी एक इस तरह की तुलना लिखी थी ये, और वही 3 पॉइंट लिखे थे। एनसीईआरटी ने भी यही 3 पॉइंट दे रखे, आप खुद पढ़िए। पहला है जोड़े में होते हैं, इधर भी जोड़े में होते हैं। अब अपने को विभेदित करना है कि कौन सा कॉलम किसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन जोड़े में, इधर भी, तो पहले वाले को देख के तो पता नहीं चल रहा, दोनों ही जोड़े में, दोनों तरफ एक ही बात लिखी, इससे नहीं मालूम चलेगा। सेकंड में क्या लिखा है, युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार से भी संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में केवल एक ही जा पाता है, ठीक है। जब युग्मक बनता है जनन के समय, तो युग्मक इस तरह से बनता है कि जोड़े में से एक ही जाएगा। इधर क्या लिखा है, युग्मक जनन के दौरान भी संयोजित होता है और जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। बात तो यहाँ भी वही है कि जोड़े में से एक ही एक गैमेट में जाता है, दूसरा दूसरे गैमेट में जाता है। अब ये बात जीन के लिए है या क्रोमोसोम के लिए, तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो बात की जा रही है कि जोड़े में से एक का एक गैमेट में जाना, दूसरे का दूसरे गैमेट में जाना, ये चीज अगर हम जीन के संदर्भ में देखेंगे तो पृथक्करण का नियम है, गुणसूत्र के संदर्भ में देखेंगे तो इसको डिसजंक्शन कहेंगे, ठीक है। और पहले वाली चीज भी जोड़े में, तो गुणसूत्र भी जोड़े में, जीन भी जोड़े में, और ये जो दूसरी चीज है ये तो है जोड़े कारकों का सिद्धांत। ये हो गया पृथक्करण और उधर डिसजंक्शन, तो ये भी समान है, ठीक है। पृथक्करण में जीन के जोड़े अलग होते हैं, इधर गुणसूत्र का जोड़ा अलग होता है। तो ऐसे केस में आप इन 2 पॉइंट से तो नहीं बता सकते कि मैं कॉलम ए को जीन के लिए करूं, कॉलम बी को क्रोमोसोम के लिए करूं, कुछ कह नहीं सकते, दोनों तरफ एक जैसी बातें लिखी। अंतर कहाँ है, अंतर है तीसरे बिंदु, यहाँ लिखा है अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, और इधर लिखा है एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, ठीक है। यही आपको भाषा में अंतर दिखेगा, और ये तीसरा बिंदु है जिससे आप पहचान पाते। अब ये समझने से पहले आपको थोड़ी बातें और आनी चाहिए। मैंने जब स्वतंत्र अपव्यूहन पढ़ाया था, क्या स्वतंत्र अपव्यूहन हर जगह लागू हुआ था क्या? जी नहीं। स्वतंत्र अपव्यूहन के लागू होने की शर्त थी, क्या थी कि कोई भी 2 जीन जोड़े अपव्यूहन तब दर्शाएंगे जब वो दोनों जीन अलग अलग समजात गुणसूत्र जोड़े पर हों, तभी अपव्यूहन आएगा। और अगर वो दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर आ गए, तो जैसा कि बाद में मॉर्गन ने बताया कि अगर वो दोनों एक ही गुणसूत्र पर आ गए तो वो साथ साथ जाएंगे, और साथ जाना संलग्नता कहलाता है। ये थोड़ी बात मैं मेंडल में बता चुका हूँ, अब अपने को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं जीन और गुणसूत्र दोनों की बात करें, ठीक है, और हम कॉलम बी का पहले ये पॉइंट लेते हैं कि एक जोड़ा दूसरे जी से स्वतंत्र विसंयोजित होता है। एक जोड़ा
दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब ये बात आप गुणसूत्र पर भी लागू करो और जीन पर भी लागू करो। अगर मैं जरा इस चीज को देखिए, अपन ने जो पढ़ा था कि एक जोड़ा दूसरे जोड़े पर स्वतंत्र होता है। जैसे जीन का अगर मैं जोड़ा लिखूं तो ये ए और ये बी मान लो, जीन का एक जोड़ा, जीन का दूसरा जोड़ा। ऐसे गुणसूत्र का एक जोड़ा और गुणसूत्र का ये दूसरा जोड़ा, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है। तो ये बात जरा लागू करो, पहले गुणसूत्र पर लागू करें। तो गुणसूत्र का एक जोड़ा गुणसूत्र के दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, हमेशा होता है, बिल्कुल। गुणसूत्र के दो जोड़े कभी साथ नहीं जाते, ये अपने हिसाब से जाएगा, ये अपने हिसाब से जाएगा। एक जोड़ा दूसरे जोड़े से, गुणसूत्र में तो हमेशा ही अलग ही रहता है, अलग अलग ही जाएंगे। और तभी हमने देखा था जब मेटाफेज होती है तो एक जोड़ा अपने हिसाब से आके जमा हुआ, दूसरा अपने हिसाब से आके जमा हुआ। ठीक है, तो गुणसूत्र के मामले में यह कथन सर्वदा सत्य है कि एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। मैं जरा जीन पर अप्लाई करूं कि जीन का एक जोड़ा जीन के दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होगा, तो जीन का एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र कब तक होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि गुणसूत्र पर कैसे होंगे। अगर ये जीन का जोड़ा इस तरह से गुणसूत्र पर है, ए यहाँ और बी यहाँ, तो ये जोड़ा भी दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है। लेकिन जीन के मामले में एक स्थिति और भी तो होती है कि हो सकता है जीन इस तरह से हो। अगर जीन के जोड़े एक ही गुणसूत्र पर आ गए ये दोनों, तो क्या हम ये कहेंगे कि ए और बी स्वतंत्र हैं? अब तो ये साथ जाएंगे। तो जीन के मामले में एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है, क्या ये हमेशा सही है? हमेशा नहीं। जब तक ये जीन जोड़े अलग अलग गुणसूत्रों पर होंगे तब तक तो सही, तब तक अपव्यूहन होगा। लेकिन अगर ये दोनों समान गुणसूत्र पर हुए तब फिर ये क्या दर्शाएंगे? संलग्नता। तो अगर कॉलम बी लिखता है कि एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है, तो ये बात हमेशा के लिए किस पर सही हुई? एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है, तो ये चीज हमेशा तो क्रोमोसोम के लिए सही हुई। और जीन के लिए कब सही नहीं होगी? जब जीन संलग्न होंगे। अपने कॉपी में, अपने एनसीईआरटी में लिख लेना, कॉलम बी के थर्ड पॉइंट पर जहां लिखा है एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र वियोजित होता है, यह कथन संलग्न जीन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला लिख लेना इसको कि यह कथन संलग्न जीन पर लागू नहीं होता है। अतः कॉलम बी फिर जीन के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीन के लिए हमेशा लागू नहीं हो रहा है। जब तक जीन अपव्यूहन दर्शा रहे तब तक है, लेकिन संलग्न पर नहीं। इसलिए कॉलम बी किसके लिए करेंगे? गुणसूत्र के लिए। समझ में आ गई बात? अब देखिए कॉलम ए पर आते हैं। कॉलम ए में लिखा अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित होते हैं। अलग अलग जोड़े, ये एक लाइन लिखी गई है इसमें, अलग अलग जोड़े। ठीक है, जीन पर अप्लाई करके देखें तो जीन के अलग अलग जोड़े किसको कहेंगे? ठीक है, जीन के अलग अलग जोड़े में वापस उसी डायग्राम पर अगर आऊं तो देखिए ये जो जीन जोड़े हैं, अलग अलग जोड़े कब है? जब ये वास्तव में ही अलग अलग गुणसूत्र पर हों तो इसको कहेंगे जीन के ये अलग अलग जोड़े। अगर ये दोनों जोड़े एक साथ आ गए तो ये अलग अलग जोड़े नहीं कहलाएंगे, ये तो संलग्न जोड़ा है। ठीक है, तो जैसे हमने अलग अलग जोड़े लिखा तो ये तो कट ही गया ना, ये तो आएगा ही नहीं, इसमें संलग्न वाला नहीं आएगा, फिर यही वाला आएगा, अपव्यूहन वाला। ठीक है, तो जीन के जो अलग अलग जोड़े हैं, जो अलग अलग गुणसूत्र पर हैं, क्या वे स्वतंत्र रूप से वियोजित होंगे? बिल्कुल होंगे, वहां तो अपव्यूहन ही चलेगा, वहां संलग्नता नहीं आ रही फिर, क्योंकि पहले ही अलग अलग जोड़े लिखा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ जब लिखा है अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो क्या ये कथन जीन पर लागू है? तो ये बिल्कुल लागू है, क्योंकि इसमें सिर्फ अपव्यूहन वाले जीन ही आएंगे, संलग्न जीन शामिल नहीं है। अलग अलग जोड़े में संलग्न जीन नहीं आते। यहाँ तो लिखा एक जोड़ा दूसरे जोड़े से, तो सारे ले लिए अपन। यहाँ उन्होंने लिखा अलग अलग जोड़े, तो इसमें सिर्फ कौन से आएंगे? अपव्यूहन वाले, संलग्न जीन इसमें नहीं आएंगे। तो जो जीन अलग अलग जोड़े हैं, अलग अलग गुणसूत्र पर हैं, वो निश्चित रूप से क्या होंगे? स्वतंत्र रूप से जाएंगे। तो ये कथन जीन पर भी चलेगा। लेकिन क्या ये कथन गुणसूत्र पर नहीं चलेगा? गुणसूत्र के जोड़े तो हमेशा अलग अलग होते हैं, वो तो कभी साथ ही नहीं जाते। ये तो जीन में प्रॉब्लम है। देखो, जीन में और गुणसूत्र में बस एक ही चीज का अंतर है, वो है संलग्नता का, कि जीन संलग्नता दर्शाते हैं, गुणसूत्र कभी संलग्नता नहीं दर्शाते। बाकी सब चीजें सेम है, केवल संलग्नता का ही अंतर है, और उसी से ये विभेदित होगा। अब आप देखो, ये कथन, ये लाइन गुणसूत्र पर भी लागू हो रही है, जीन पे भी लागू हो रही है। कॉलम ए देखा जाए तो जीन और गुणसूत्र दोनों के लिए, और कॉलम बी लेकिन गुणसूत्र के लिए। मतलब गुणसूत्र पर तो दोनों कॉलम चलेंगे, लेकिन हमें आंसर क्या होता है? एक एक देना होता है। तो कॉलम बी तो गुणसूत्र ही करना पड़ेगा, तो फिर हम कॉलम ए जीन कर देते हैं। समझ गए? तो कॉलम ए तो जीन और कॉलम बी किसके लिए हो गया? गुणसूत्र के लिए। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन ये भी याद रखना कि कॉलम ए गुणसूत्र के लिए भी चलेगा। तो 3 और 3 6 कथन हो गए। 6 के 6 कथन किस पे लागू हैं? तो गुणसूत्रों पर।
ठीक है, और जीन पर कितने लागू हैं, इस एक कथन को छोड़कर तो सारे जीन पे भी चलेंगे 5। ठीक है, तो कॉलम ए जीन के लिए, कॉलम बी किसके लिए हो गया, गुणसूत्रों के लिए हो जाएगा। ये अच्छी तरह से बात ध्यान रखें, समझ गए। और किस तरह से विभेदित किया, वो संलग्नता वाला पार्ट अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। कॉलम ए और कॉलम बी, जीन, कॉलम ए जीन, कॉलम बी गुणसूत्र, लेकिन कॉलम ए की बातें गुणसूत्र पर भी चलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा मेंडल के सटन और बॉवरी का जो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस को गुणसूत्रों से करना और फिर उसका गुणसूत्रों का और जीन और क्रोमोसोम की तुलना करना, यहाँ तक की बात थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम फिर आगे चलते हैं। ये तो हमने बात करी सटन एंड बॉवरी के काम की, लेकिन सटन एंड बॉवरी के इस काम को आगे जाकर के मॉर्गन साबित करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी का प्रायोगिक सत्यापन थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा किया गया। मॉर्गन ने फिर कहा कि सटन एंड बॉवरी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपना काम किया, जिसको हम फल मक्खी कहते हैं। ठीक है, और यहीं से मॉर्गन की जेनेटिक्स शुरू होती है। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फल मक्खी पर कार्य करते हुए मेंडल की तरह से बहुत विस्तृत क्रॉस किए, और उन्होंने न केवल मेंडल की सारी बातें साबित करी कि मेंडल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सब चीजें होती हैं, लेकिन इसके अलावा संलग्नता भी होती है जो मेंडल ने नहीं बताई। और जब वो संलग्नता पर समझाते हैं तो वो गुणसूत्रीय सिद्धांत को भी समझा देते हैं, और गुणसूत्रीय सिद्धांत की सारी बातें भी एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है मॉर्गन की जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में एक नए जीव का आगमन हुआ, ड्रोसोफिला। जैसे मटर आया था तो मटर क्यों लिया गया, ये कारण आता है। हमें एनसीईआरटी ने ये क्रोमोसोमल थ्योरी में समझा रखा है कि ड्रोसोफिला क्यों लिया गया। ड्रोसोफिला एक अत्यंत छोटा जीव है, 2 mm से 5 mm की इसकी लंबाई है। आंखों से दिखता है वो छोटा सा, ढंग से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। ठीक है, मटर से भी ज्यादा अच्छा जीव माना जाता है अध्ययन के लिए। मटर को उगाने के लिए पूरा खेत चाहिएगा, यहाँ कुछ नहीं, लैब में काम हो जाता है। ठीक है, तो ड्रोसोफिला के चयन के कारण आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दे रखे हैं। ठीक है, तो ड्रोसोफिला क्यों लिया गया, इसके मैंने कारण वैसे लिखे जैसे मटर के बताए थे। ड्रोसोफिला के चयन के कारण सबसे पहले तो इसका संवर्धन करना आसान होता है। ठीक है, उधर खेती करनी पड़ेगी लंबे चौड़े खेत में, यहाँ पर तो लैब में संवर्धन हो। और ये फल मक्खी है, पके हुए केलों को पीस करके उसका गूदा बना लेते हैं और उस पर इसका संवर्धन हो जाता है। इनका संवर्धन पके हुए केलों के गूदे पर किया जाता है, ये पूछा गया एग्जाम में। तो एक तो संवर्धन आसान है इसलिए लिए थे, दूसरा इसका जीवन चक्र छोटा। मटर में भी ये बताया था, मटर में 2 से 3 महीने का होता है, इसमें 2 हफ्ते का, 15 दिन। तो जब छोटा जीवन चक्र होगा तो हमारे क्रॉस के परिणाम जल्दी आएंगे। ठीक है, तो ये 15 दिन करीब का होता है, ये और अच्छी बात है। दूसरी चीज, ये अत्यधिक संख्या में संततियां उत्पन्न करती। मटर में भी लिखा था कि वो बहुत सारे बीज बनाते संततियां। हमेशा जेनेटिक्स के अध्ययन में वही जीव लेंगे जो संततियां ज्यादा बनाए, ताकि हमारा फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो मिले हमें। तो ये भी संततियां खूब बनाते हैं। इसमें भी मटर की तरह कई विपर्यासी लक्षण होते हैं, मटर में भी थे कई सारे जिसमें मेंडल ने काम किया, इसमें भी है। ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें तो मटर में भी है, वो यहाँ भी है। ठीक है, एक और चीज, क्योंकि मटर तो द्विलिंगी था, तो उसमें एक ही पुष्प में नर मादा दोनों थे। यहाँ अलग है, यहाँ नर अलग है, मादा अलग है, और यहाँ नर और मादा में स्पष्ट विभेद होता है। कई जीव ऐसे होते हैं जिसमें नर मादा पहचानना मुश्किल होता है, तो ऐसो को हम अध्ययन में नहीं लेते, गलतियां हो सकती। इनमें नर मादा अच्छे से पहचान में आ जाता है। नर जो है छोटे होते हैं और मादा आकार में बड़ी होती है, तो बाहर से देख के पहचान में आ जाते हैं कि नर कौन है मादा कौन है, इसलिए भी इनको अध्ययन में लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब आगे गुणसूत्रों के आधार पर काम होना है, तो ड्रोसोफिला के अंदर गुणसूत्र बहुत कम है। कम संख्या में गुणसूत्र से अध्ययन आसान हो जाता है। 4 जोड़े गुणसूत्र हैं, मतलब डिप्लॉइड संख्या कुल मिलाकर 8, तो गुणसूत्र भी कम है। इस वजह से ड्रोसोफिला अध्ययन के लिए एक अच्छा उपयुक्त जीव माना जाता है। जैसे मटर के चयन के कारण पूछे जाते हैं, ड्रोसोफिला के भी चयन के कारण पूछे जाए। तो अब यहाँ मॉर्गन आते हैं, ड्रोसोफिला पर काम करते हैं, और मेंडल की बातों को और सटन एंड बॉवरी की सब की बातों को सिद्ध करते हैं, और संलग्नता की एक नई खोज भी करते हैं। ठीक है, तो हम जब संलग्नता पढ़ते हैं तो गुणसूत्रीय सिद्धांत स्वतः ही साबित हो जाता है। देखिए, ये तो क्रोमोसोमल थ्योरी थी। इस क्रोमोसोमल थ्योरी में पेज नंबर 91 पर जहां हमने ये दोनों चीज कंपैरिजन पढ़ा अभी स्वतंत्र अपव्यूहन का, वहीं लास्ट की इस पैराग्राफ में बता रखा। और ये देखो ड्रोसोफिला के डायग्राम दिख रहे हैं, नर और मादा, नर छोटे हैं, मादा बड़ी है। और ये जो अंतिम पैराग्राफ है इसके अंदर सारा ये लिखा हुआ है। ये तो क्रोमोसोम सिद्धांत जो है इसमें लिखा, मॉर्गन ने फल मक्खियों पर ये काम किया और प्रायोगिक रूप से इसका सत्यापन किया गया। ठीक है, ये लिख रखा, थॉमस हंट मॉर्गन तथा उनके साथियों ने वंशानुगति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत प्रयोगात्मक सत्यापन किया। ठीक है, तो लैंगिक जनन के आधार पर और ड्रोसोफिला के आधार पर ये सारा काम किया, और ड्रोसोफिला अध्ययन के लिए उपयुक्त पाई गई।
इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम पर उगाया जा सकता है। ये पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर लेती है। एकल मैथुन में कई सारी संततियां उत्पन्न करती हैं। इनमें लिंग विभेदन बहुत अच्छा है, नर मादा का गुणसूत्र कम है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब आपके क्रोमोसोमल थ्योरी में ही दे रखी है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो हमने आज देखी, वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ये यहाँ है पेज नंबर 89 से, फिर ये पेज नंबर 90 और ये डायग्राम हमने समझा, ये दोनों कॉलम हमने समझे, और उसके बाद में फिर ये डायग्राम जिसमें अपव्यूहन समझा, और लास्ट में जाकर ड्रोसोफिला के बारे में मॉर्गन ने जो काम किया वो दे रखा है। ठीक है, तो ये जो पूरा एनसीईआरटी ने भी 2-3 पेज में क्रोमोसोमल थ्योरी के साथ साथ कई बातें बताई हैं, वही हमने आज पढ़ी। और अब इसके बाद अगला जो भाग आता है वो मॉर्गन की ही अगली खोज है, और वो है लिंकेज, संलग्नता। मॉर्गन जब संलग्नता की खोज करते हैं तो गुणसूत्रीय सिद्धांत को भी साबित करते हैं, और मेंडल द्वारा जो चीज छूट गई थी वो भी पूरी करते हैं। ठीक है, अगला भाग हमारा यही है। वंशानुगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को समझने के बाद हम आगे चलते हैं और चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करते हैं, संलग्नता, लिंकेज। जैसा कि मैंने क्रोमोसोमल थ्योरी के एंड में भी कहा था कि लिंकेज की खोज ही क्रोमोसोमल थ्योरी का प्रायोगिक सत्यापन था। क्रोमोसोमल थ्योरी जो सटन एंड बॉवरी ने दी थी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जो प्रायोगिक रूप से सत्यापन है, वो मॉर्गन ने किया। मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी तब प्रूव की जब उन्होंने लिंकेज की डिस्कवरी करी, और संलग्नता को समझाने के साथ ही वो क्रोमोसोमल थ्योरी को भी सत्य साबित कर देते हैं। तो ये लिंकेज क्या था और कैसे डिस्कवर हुआ? लिंकेज मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद खोजा जाने वाला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम लिंकेज की बात करते हैं, लिंकेज क्या है और कैसे पहचाना जाता है। लिंकेज या संलग्नता मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का एक प्रमुख अपवाद। लिंकेज की खोज स्वतंत्र अपव्यूहन के अपवाद के स्वरूप में ही हुई, कि एक प्रमुख अपवाद माना जाता है इसे। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में ये केवल मात्र एक अपवाद ही नहीं है, ध्यान रखिए। पहले जरूर ये अपवाद माना गया, बट हमें अब पता चला कि लिंकेज भी उतना ही होता है जितना कि अपव्यूहन है, और दोनों बराबर की चीज है। हालांकि क्योंकि पहले अपव्यूहन बता दिया था मेंडल ने, तो हमें लगा कि यहाँ अपव्यूहन नहीं लागू हो रहा है, तो फिर ये संलग्नता कहा गया और इसे अपवाद माना गया। बट अब इसको अपवाद कहना बहुत उचित नहीं है। अपव्यूहन और संलग्नता दो बराबर की चीजें। ठीक है, संलग्नता की खोज इतनी आसानी से नहीं हुई और एक ही बार में नहीं हुई। सबसे पहले बैटसन और पुनेट, दो वैज्ञानिक, जिन्होंने मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज के तुरंत बाद मेंडल के ही तरीके से कुछ क्रॉस किए, मेंडल के तरीके को अपनाते हुए। उन्होंने, मेंडल ने जहाँ गार्डन मटर लिया था तो इन्होंने मीठी मटर ले लिया, और मेंडल की तरह मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस किए। तो यहाँ उनको कुछ क्रॉसेस में स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं मिला। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और लेकिन वो उसको समझा नहीं पाए कि ये क्या चीज है। और उसके बाद आते हैं मॉर्गन, कुछ सालों बाद मॉर्गन फिर समझाते हैं कि ये जो बैटसन और पुनेट को जो चीज मिली ये संलग्नता है। तो बैटसन, देखिए, मतलब संलग्नता की पहला ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो बैटसन और पुनेट ने इसे पहली बार ऑब्जर्व किया। ठीक है, किंतु इसके खोजकर्ता मॉर्गन माने जाएंगे। मॉर्गन ने इसको ढंग से समझाया है, पूरा खोज किया है। उन्होंने इसे लिंकेज नाम भी दिया और उसका विस्तृत अध्ययन भी किया है। तो हालांकि पहली बार देखा गया बैटसन और पुनेट द्वारा, लेकिन बैटसन और पुनेट उसको अच्छे से समझा नहीं पाए, और फिर मॉर्गन इसको ढंग से पूरा समझाते हैं। मॉर्गन ने ही इवन संलग्नता, लिंकेज नाम भी दिया है। अब हम पहले देखते हैं बैटसन और पुनेट ने आखिर क्या देखा, क्या चीज उन्हें दिखाई दी, और फिर कैसे सारी बातें हुई। पहले हम बैटसन और पुनेट के क्रॉस पर आते हैं। तो बैटसन और पुनेट ने मीठी मटर पर कार्य किया। बैटसन और पुनेट का जो एक्सपेरिमेंट था, मीठी मटर, लेथायरस ओडोरेटस कहते हैं इसका वानस्पतिक नाम। ठीक है, उस पर काम किया, और मेंडल की तरह उन्होंने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। हम उनके द्वारा किए गए क्रॉस का एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने मीठी मटर के दो लक्षण लिए हैं, पुष्प रंग और पराग कणों की आकृति। पुष्प रंग, फ्लावर कलर, जिसमें दो प्रकार के कलर थे, ब्लू एंड रेड, नीला रंग, लाल रंग, और उसमें नीला रंग प्रभावी था। और एक उन्होंने लिया पोलन ग्रेन का शेप, जो पराग कण होते हैं उनका शेप। और यहाँ दो तरह के परागकण दिखे गए, लंबे परागकण और गोल परागकण, जिसमें लंबे होना प्रभावी था। अब इन्होंने इन दो लक्षणों को लेकर मेंडल की तरह डाइहाइब्रिड क्रॉस किया और टेस्ट क्रॉस भी किया। तो यहाँ उन्हें बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट मिला, अपव्यूहन नहीं मिला। देखिए, मेंडल का जब अपव्यूहन लागू होता है, अपव्यूहन दिखता है डाइहाइब्रिड में। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस करके F1 बनाया। अब F1 का आप स्वपरागण करोगे तो 9-3-3-1 का रेशियो आएगा, और F1 का अगर टेस्ट क्रॉस करोगे तो 1-1-1-1 का रेशियो आएगा। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1-1-1-1।
और स्वपरागण का रेशो 9331। अगर ये रेशो आ रहे हैं इसका मतलब अपव्यूहन चल रहा है, इसके अलावा कुछ आ रहा है मतलब अपव्यूहन नहीं हो रहा। ये बात क्लियर है। अपव्यूहन अगर है तो रेशो यही आएंगे, टेस्ट क्रॉस में 1111, स्वपरागण में 9331। अब देखो इनका क्रॉस क्या था, इन्होंने एक क्रॉस किया, ठीक है, इनका एक क्रॉस था ब्लू लॉन्ग, ब्लू फ्लावर और लंबे परागण प्रभावी थे, दोनों साथ ले लिए, ब्लू लॉन्ग कैपिटल बी कैपिटल एल, एंड रेड राउंड का क्रॉस किया स्मॉल बी स्मॉल एल। सामान्य क्रॉस किया गया F1 पीढ़ी में ब्लू लॉन्ग मिले, वैसे होगा डायहाइब्रिड क्रॉस, मैंने डायरेक्ट लिख रखा है। अब उन्होंने इस F1 का टेस्ट क्रॉस किया। जब इन्होंने इस F1 का टेस्ट क्रॉस किया तो टेस्ट क्रॉस किसके साथ करते हैं, F1 के इस संतति का क्रॉस रिसेसिव से करेंगे, तो F1 कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस हमें करना आता है, गैमेट बनाएंगे तो इसके देखो 4 गैमेट बनेंगे, इसका तो एक ही गैमेट बनेगा, और जब आप इसका क्रॉस करोगे तो ये 4 तरह के जीनोटाइप बनेंगे, ठीक है। और इनका जब रिजल्ट देखा गया तो देखिए क्या 4 फिनोटाइप के आएंगे, ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड। आप पूरा करके देख सकते हो प्रभावी अप्रभावी के आधार पर। और इस टेस्ट क्रॉस का उन्होंने जो रिजल्ट की उम्मीद करी, जो अपेक्षित रिजल्ट था वो था 1-1-1-1। टेस्ट क्रॉस में 1-1-1-1 आता है। और ये क्रॉस उन्होंने मेंडल की तरह बड़े विस्तृत बड़े स्तर पर किया, करीब 5-6 हजार पौधे थे और बड़े लार्ज स्केल पर खूब सारी संततियां, क्योंकि जितना बड़े स्तर पर करोगे सांख्यिकी दृष्टि से परिणाम उतना अच्छा आएगा। मेंडल ने भी अपने सारे क्रॉस खूब सारे पौधे लेके किया, यहाँ भी इन्होंने यही किया। और जब इन्होंने इनकी जो संततियां मिली टेस्ट क्रॉस की, जब उन्होंने गिना छाटा तो 4 प्रकार की संततियां तो मिली कि ब्लू लॉन्ग भी था, ब्लू राउंड भी था, रेड लॉन्ग, रेड राउंड, चारों थे। और उन्होंने उम्मीद की थी कि भाई चारों बराबर आने चाहिए, लेकिन जब उन्होंने गिन के रेशो निकाला तो बड़ा आश्चर्यजनक रेशो आया। अपेक्षित परिणाम 1-1-1-1 था, लेकिन प्राप्त परिणाम 7-1-1-7 आया। जो रिजल्ट उनको टेस्ट क्रॉस का मिला वो था 7-1-1-7। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, ये परिणाम तो अपेक्षित परिणाम से बहुत ही अलग है। हमें अपेक्षा थी कि सभी बराबर आने चाहिए, यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा। और उन्होंने गौर किया तो 4 में से 2 बहुत ज्यादा आ रहे, 2 कम आ रहे। देखिए 7-1-1-7, तो ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड ये दोनों ज्यादा है 7-7, और ये दोनों बहुत कम है। उन्होंने इसमें भी गौर किया कि जो ज्यादा है वो कौन से हैं, तो उनका ध्यान गया कि जो हमने पेरेंट में ये जो ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड लिया था, जो पेरेंट में लिया वही हमें यहाँ ज्यादा मिला है, ठीक है। तो पैतृक के अंदर जो चीज पैतृकीय प्रकार के पौधे ज्यादा आ रहे हैं, और ये जो है ये नए संगठन है जो पेरेंट में नहीं थे। तो ये उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि पेरेंट वाले ज्यादा आ रहे हैं, दूसरे कम आ रहे हैं। उनको ये बात थोड़ी कम समझ में आई, बट उनको एक चीज लगी कि यहाँ अपव्यूहन नहीं हो रहा, कुछ और बात है। तो अब उन्होंने, क्योंकि यहाँ पैतृकीय रूप ज्यादा है, तो उन्होंने इस क्रॉस को दूसरे तरीके से किया। इस बार उन्होंने पेरेंट बदल दी, जैसे यहाँ उन्होंने ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड लिया है, अब इन्होंने पेरेंट बदल के एक दूसरा क्रॉस किया। ये उनका क्रॉस पहला था, क्रॉस 1, अब ये दूसरा क्रॉस किया जिसमें ब्लू के साथ राउंड, यानी कि यहाँ तो दोनों प्रभावी थे, यहाँ दोनों क्या ले लिए, अप्रभावी, सॉरी एक प्रभावी एक अप्रभावी, ठीक है। और इधर रेड लॉन्ग कर दिया, तो दोनों में एक प्रभावी एक अप्रभावी कर दिया, ठीक है। इसका क्रॉस किया तो भी F1 पीढ़ी तो वही बनेगी, ब्लू लॉन्ग। और जब F1 वही, इसका भी टेस्ट क्रॉस किया। अब आप देखो टेस्ट क्रॉस की परिभाषा क्या थी। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस, पेरेंट तो एक भी रिसेसिव नहीं, अप्रभावी होता है समयुग, सॉरी टेस्ट क्रॉस में समयुग भी अप्रभावी से क्रॉस होता है, चाहे वो पेरेंट हो चाहे नहीं हो, ये बताया था टेस्ट क्रॉस, समयुग में अप्रभावी होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो इस F1 का क्रॉस समयुग में अप्रभावी से किया, तो अब इन्होंने देखा कि ये टेस्ट क्रॉस और ये टेस्ट क्रॉस तो बिल्कुल एक जैसा है, सेम ही तो है, तो बिल्कुल इसके भी उसी तरह से परिणाम आए। देखो वही 4 तरह की चीज आई, ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड, यहाँ भी वही आ रहे हैं 4। तो जब सेम टेस्ट क्रॉस है दोनों में, तो रिजल्ट भी तो सेम अपेक्षित रहेगा। तो यहाँ भी अपेक्षित परिणाम तो 1-1-1-1 ही था, जैसा इधर था। लेकिन जब इसके परिणाम पौधे गिन के निकाला गया वास्तविक रूप से, तो जो प्राप्त परिणाम आया, जो इधर आ रहा था 7-1-1-7, अब देखो सेम टेस्ट क्रॉस था, आश्चर्यजनक रूप से यहाँ रेशो आया 1-7-7-1। तो बैट्समैन और पुनेट के लिए और ज्यादा आश्चर्य की बात थी कि ये और क्या गड़बड़ हो गई। पहले वाले क्रॉस में तो इतना आ रहा है कि चलो अपव्यूहन नहीं हो रहा है, कुछ और बात है। दूसरे क्रॉस में तो वो ज्यादा उलझ गए कि जब दूसरा क्रॉस किया और वो भी सेम टेस्ट क्रॉस था, और चलो अपव्यूहन नहीं हो रहा था, तो लेकिन जो रेशो इधर आया वो तो आता कम से कम, और सेम टेस्ट क्रॉस के बाद भी रेशो बदल गया। बड़े अजीब सी बात थी।
अपव्यूहन भी नहीं हो रहा है, टेस्ट क्रॉस सेम है, फिर भी रिजल्ट अलग अलग। लेकिन एक चीज उन्होंने गौर की, यहां भी ज्यादा कौन आए देखो जरा ध्यान से, ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग ये ज्यादा है। और जरा देखो पेरेंट में भी ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग लिए। एक बात इनके समझ में आई दोनों क्रॉस को देखकर कि दोनों ही क्रॉस में पैतृकीय प्रकार की संततियां अधिक आ रही है और पुनर्योजी जो पेरेंट से अलग होते हैं उनको पुनर्योजी कहते हैं, नए या पुनर्योजी कम आ रहे हैं। ऐसा मेंडल ने कभी नहीं बताया। तो बेटसन और पुनेट ने भी सोचा कि ये बड़ी अजीब बात है, ये चीज तो कभी मेंडल ने नहीं बताई। मेंडल के हिसाब से तो 1 1 1 चारों बराबर अपव्यूहन होना चाहिए, लेकिन दोनों में ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, नए कम आ रहे हैं। इन चीजों को वो उस समय समझा नहीं पाए, लेकिन इन दोनों क्रॉस के बेस पर उन्होंने एक अवधारणा बनाई, युग्मन प्रतिकर्षण अवधारणा, कपलिंग रिपल्शन हाइपोथेसिस। ठीक है, और बस उन्होंने इन दोनों क्रॉस के बस नाम दे दिए कपलिंग रिपल्शन, बाकी वो एक्सप्लेन नहीं करता है। इन्होंने क्या देखा कि जब हमने इस क्रॉस में पेरेंट में दोनों प्रभावी एक साथ रखे और दोनों अप्रभावी एक साथ रखे तो आगे भी साथ साथ ही चल रहा है। और देखिए 2 प्रभावी वाला और 2 अप्रभावी वाला ही ज्यादा आया। ठीक है, और जब हमने इन प्रभावी को अलग अलग कर दिया तो फिर ये अलग अलग ही रहते हैं, अलग अलग ज्यादा रहेंगे। देखो ये अलग अलग वाले ज्यादा आ रहे हैं, मतलब दोनों को प्रभावी को साथ रखो तो साथ ही चलते रहते हैं। इसको तो उन्होंने कहा कपलिंग युग्मन। अलग कर दो तो फिर अलग अलग ही चलते हैं। साथ रखने पर साथ ही चलना कपलिंग युग्मन, अलग अलग रखने पर अलग अलग ही चलना प्रतिकर्षण। इस तरह से उन्होंने इसके 2 नाम दे दिए, युग्मन प्रतिकर्षण। और उन्होंने एक अवधारणा बनाई अपने इन दोनों क्रॉस के आधार पर। बेटसन और पुनेट ने कपलिंग रिपल्शन अवधारणा दी, युग्मन प्रतिकर्षण अवधारणा, जिसमें कपलिंग उनको कहाँ मिल रहा है, पहले वाले क्रॉस में, जहां ये दोनों प्रभावी एक साथ 2 अप्रभावी एक साथ। क्रॉस 1 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पैतृकी संगठन कपलिंग दर्शाएगा, तो कपलिंग के पेरेंट हमेशा ऐसे होते हैं, चिन्ह कुछ भी हो लेकिन 2 प्रभावी एक साथ 2 इधर अप्रभावी। ठीक है, और इनको क्या रेशो मिला था, 7 1 1 7 मिला था। दूसरा जो क्रॉस था वो रिपल्शन दर्शा रहा, उसमें 1 प्रभावी 1 अप्रभावी ये पेरेंट रहेंगे इस तरह के, और वहां क्या रेशो मिला 1 7 7 1। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपने इन दोनों क्रॉस को बस नाम दे दिया कपलिंग रिपल्शन, बट इसका कारण नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और इन्होंने एक बात कह दी कि भाई जिस जिस क्रॉस में मेंडल का अपव्यूहन लागू नहीं होता वहां पर कपलिंग रिपल्शन ही दिखाई देता है। और इवन बेटसन पुनेट के बाद भी कुछ और वैज्ञानिकों ने भी यही देखा कि जब अपव्यूहन लागू नहीं होता तो हमेशा ऐसा ही आता है कि पैतृकी ज्यादा नए कम, लेकिन उसका रीजन किसी को नहीं मालूम है, बस नाम दे दिया ये कपलिंग ये रिपल्शन। तो आपको भी ध्यान रखना है तो कपलिंग की और रिपल्शन की परिभाषा, पैतृकी संगठन कैसे कैसे होते हैं ये ध्यान रखना, और रेशियो। लेकिन कपलिंग रिपल्शन के ये रेशियो कोई सार्वत्रिक रेशियो नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये केवल बेटसन और पुनेट के इन दो लक्षणों के बीच का रेशियो है। अगर आप लक्षण बदल दोगे, पौधे बदल दोगे तो रेशियो बदल जाएगा। संलग्नता में कभी फिक्स रेशियो नहीं आता, मेंडल के केस में आता है। 7 1 1 7 या 1 7 7 1 केवल इन 2 का रेशियो है, लक्षण बदलने पर रेशियो बदल जाएगा। तो क्वेश्चन में भी इसी तरह से आएगा कि बेटसन और पुनेट को क्या रेशियो मिला था, तो फिर बताना है कि कपलिंग में ये और रिपल्शन में ये। और दोनों का निष्कर्ष क्या रहा, देखो दोनों का निष्कर्ष एक ही बात है, कपलिंग और रिपल्शन के परिणाम स्वरूप संततियों में पैतृकीय संगठन नए या पुनर्योजी संगठन से अधिक प्राप्त होते हैं, चाहे कपलिंग हो चाहे रिपल्शन। परिणाम अंततः एक ही है कि पैतृकीय संगठन ज्यादा और नए कम, जबकि टेस्ट क्रॉस के अंदर मेंडल और अपव्यूहन के अनुसार सारे बराबर आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इस बात का कारण तो नहीं समझाया गया, लेकिन ठीक है नाम दे दिए गए। कुछ सालों बाद आते हैं मॉर्गन, और जब मॉर्गन ने अध्ययन किया ड्रोसोफिला को लेकर के, तो मॉर्गन ने देखा कि कपलिंग रिपल्शन 2 नाम देना ही गलत है, इनको 2 चीजें कह ही क्यों रहे, तो दोनों में एक ही तो काम हो रहा है। और फिर मॉर्गन ने इसको दूसरे तरीके से समझाया कि कपलिंग और रिपल्शन 2 क्रियाएं है ही नहीं, दोनों में एक ही प्रोसेस है। और उन्होंने फिर कपलिंग और रिपल्शन दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया, लिंकेज संलग्नता, और इस तरह से संलग्नता का नाम पहली बार आया। एक्चुअली मॉर्गन ने क्या देखा, हम क्या कह रहे हैं कि 2 प्रभावी साथ लिए तो वो साथ ही चलते हैं, तो कपलिंग, इनको अलग अलग लिए तो अलग अलग ही चलते हैं, रिपल्शन। मॉर्गन ने कहा ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, आप इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि जब आपने 2 प्रभावी साथ लिए तो ये साथ साथ चलते हैं। और यहां ये कहने के बजाय कि 2 प्रभावी अलग लिए और अलग चल रहे हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी साथ लिया, या 2 प्रभावी साथ लिए, या एक प्रभावी और एक अप्रभावी साथ लिया और अब ये भी साथ चल रहे हैं, और यही ज्यादा है।
तो बजाय कि ये कहने के कि दो प्रभावी अलग अलग लिए और अलग अलग चल रहे हैं, आप ये कहिए कि एक प्रभावी के साथ एक अप्रभावी लिया और अब ये साथ चल रहे हैं, और दो प्रभावी लो तो वो भी साथ चल रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ दोनों में एक ही काम हो रहा है कि जीन साथ साथ चल रहे हैं, और जो संगठन आप पेरेंट में ले लेते हो बस वही साथ चलते हैं। दो प्रभावी साथ ले लिए तो वो साथ चलेंगे, एक प्रभावी एक अप्रभावी ले लिया तो वो साथ चलेंगे। मतलब मॉर्गन ने कहा कि हमें मेंडल से हटके एक नई बात पता चली। मेंडल कहते हैं कि जीन स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं और कई जगह दिखते भी हैं, ऐसा कई क्रॉस में हो रहा है। लेकिन मॉर्गन कह रहे हैं कि मेंडल का कहना गलत नहीं है, लेकिन कई बार जीन साथ साथ भी चलते हैं, और जीन का इस तरह से साथ साथ जाने की ये प्रवृत्ति ही उन्होंने नाम दिया लिंकेज, यानी कि साथ जा रहे संलग्न है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक संलग्नता का कंसेप्ट दिया और फिर इस लिंकेज को समझाया, यानी कि कपलिंग और रिपल्शन कोई दो अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से उन्होंने नाम दिया लिंकेज, संलग्नता, और ये नाम भी मॉर्गन द्वारा ही दिया गया। ठीक है, मॉर्गन ने यह स्पष्ट करा कि मैं अपव्यूहन खारिज नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो जीन अपव्यूहन दर्शा रहे वो अपव्यूहन ही दर्शाएंगे, और लिंकेज केवल वही जीन दर्शाएंगे जो अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं। साफ लिख दिया कि मॉर्गन के अनुसार केवल वे ही जीन संलग्नता दर्शाएंगे जो स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते। और उन्होंने स्पष्ट किया कि हर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन की उम्मीद करना गलत है। स्वतंत्र अपव्यूहन कई क्रॉस में मिलेगा तो कई क्रॉस में संलग्नता मिलेगी। जीन यानी स्वतंत्र रूप से भी जाते हैं, वंशानुगत होते हैं, तो जीन कभी कभी साथ साथ भी वंशानुगत होते हैं, और साथ वंशानुगत होने की यही प्रवृत्ति संलग्नता कहलाती है। इसके बाद मॉर्गन ने पूरी संलग्नता को और ढंग से समझाया। लिंकेज सिद्धांत दिया उन्होंने, संलग्नता सिद्धांत, उसमें संलग्नता के बारे में कई पहलुओं पर चर्चा की गई और संलग्नता के प्रकार भी बताए गए। ठीक है, तो ये सब चीजें आगे अब संलग्नता हम जो मॉर्गन का अगला पार्ट आता है लिंकेज थ्योरी में आगे पढ़ेंगे। लिंकेज की खोज किस तरह से हुई, इस चीज को हमने देखा कि बैटसन और पुनेट ने क्या किया और उसके बाद मॉर्गन उसको कैसे समझाते हैं।